मेरे दादाजी गांव के बढ़ई थे। गांव के शंकर ने उनसे अपने पिता के लिए एक ताबूत बनाने को कहा जो अगले कुछ दिनों में मरने वाले थे। मेरे दादाजी फौरन मान गए, लेकिन जैसे ही ताबूत बनकर तैयार हुआ, शंकर हमारे घर आया। चाचा, क्या मैं ये ताबूत न ले जाऊं? क्या बात है, क्या तुम्हारे चाचा का बनाया ताबूत अच्छा नहीं है? शंकर ने सिर हिलाया। मेरे पिता अब ठीक हैं, वो फिर से खाने पीने लगे हैं, अब हमें ताबूत की जरूरत नहीं है। दादाजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारे पिता ठीक हो गए? चाचा, चूंकि आपने ताबूत पहले ही बना लिया है तो मैं आपसे मुफ्त में काम नहीं करा सकता। मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा, पर मैं इस ताबूत को घर नहीं ले जा सकता। अगर मेरे पिता ने इसे देख लिया तो वो मर जाएंगे। कोई बात नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई इसे खरीद ही लेगा। तुम अभी जाओ, समय मिलने पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। शंकर ने दादाजी को प्रणाम किया और चला गया। शंकर के जाने के बाद मेरी दादी पूरब वाले कमरे से बाहर आई और दादाजी को डांटने लगी। तुम ये ताबूत कैसे बेचोगे? दादाजी को चुप देखकर दादी बोलती रही, ये ताबूत लक्ष्मण के घर ले जाओ और अपने पैसे वापस लेकर आओ। लक्ष्मण ठीक हो गया है तो तुम किसी और को ताबूत कैसे भेज सकते हो? हम सब एक ही गांव में रहते हैं, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि लक्ष्मण ठीक हो गया है। पिछली बार जब मैं उसके घर गया था तो वो मरने ही वाला था, बस आखिरी सांसें गिन रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मूर्ख हो। शंकर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। उसे बस तुम्हारा ताबूत महंगा लग रहा है। शायद वो अपने पिता को बस एक सफेद कपड़े में लपेट कर ठिकाने लगा देगा। बकवास मत करो। शंकर हमारे गांव का सबसे आज्ञाकारी बेटा माना जाता है। पिछले साल के अंत में एक जंगली सुअर ने लक्ष्मण को काट लिया था। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई थी और उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। अगर शंकर ने उसकी इतनी देखभाल न की होती तो लक्ष्मण वो सर्दी भी पार नहीं कर पाता। तुम बहुत जल्दी फैसला सुना देते हो। मेरी दादी काफी देर से शांत थी। मुन्ना, जा छप्पर से सूखा हुआ मांस निकाल कर ला। आपको सूखे मांस की क्या जरूरत है? बस ले आ, इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? दादी गुस्से में थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई उन्हें छेड़ने की, इसलिए मैं चुपचाप छप्पर में गया और मांस ले आया। आप इस मांस का क्या करने वाली हैं? मैं लक्ष्मण को देखने खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो वाकई ठीक हो गया है, दादी ने कहा और आंगन से बाहर निकल गई। मैं गुस्से में था। वापस आओ, दादी ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं और चलती रही। उस शाम दादी ने घबराकर आंगन का दरवाजा खोला और अंदर आई। उनका चेहरा पीला पड़ा था और वो पसीने से तरबतर थी। बुढ़िया, क्या हुआ? कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन पीछा कर रहा है? दादी की आंखों में डर साफ था। मैंने ठीक से देखा नहीं, पर कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। जैसे ही दादी ने अपनी बात पूरी की, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कौन है? चाचा, मैं हूं। मैं जल्दबाजी में मोमबत्ती आपके घर ही भूल गया था, मैंने इसे दरवाजे पर रख दिया है। दादी ने चैन की सांस ली। तुमने तो डरा ही दिया। ये तो शंकर है। वो शंकर, उसे आवाज देनी चाहिए थी। उसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इतनी रात को अगर वो चिल्लाता तो भी तुम्हारी जान निकल जाती। दादी ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते। क्या तुमने लक्ष्मण को देखा? वो कैसा है? कुछ नहीं देखा। तुमने लक्ष्मण को नहीं देखा तो फिर तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? शंकर की माँ बचपन में ही मर गई थी और उसकी पत्नी को बच्चों के कपड़े बनाना नहीं आता, तो उसने मुझसे पूछा कि कैसे बनाते हैं और मैं तभी से उसके घर पर उसे सिखा रही थी। मैंने लक्ष्मण को क्यों नहीं देखा? वो अभी अभी बीमारी से ठीक हुआ है और टहलने बाहर गया है। लक्ष्मण डॉक्टर को दिखाने शहर गया है, वो कल वापस आएगा। ठीक है, तो मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। अगले दिन दोपहर में दादाजी मुझे शंकर के घर ले गए। जैसे ही मैं आंगन में घुसा, मुझे दक्षिणी दरवाजे से खून की भयंकर बदबू आई। शंकर के गोदाम की दीवारें खून के धब्बों से भरी हुई थी, जो देखने में डरावना लग रहा था। चाचा, आप आ गए? हाँ, मैं तुम्हारे पिता को देखने आया हूँ। शंकर, ये दीवार पर खून कैसा लगा? शंकर घबराया हुआ लगा। वो, मेरे पिता अभी बीमारी से ठीक हुए हैं, तो मैंने कल रात जश्न मनाने के लिए एक जानवर काटा था। दादाजी ने और कोई सवाल नहीं किया। जब शंकर हमें घर के अंदर ले गया तो मुझे किसी चीज के सड़ने की भयंकर बदबू आई। लक्ष्मण मिट्टी के बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें धुंधली थी और वो सूख कर कांटा हो गया था। लक्ष्मण भाई, अब कैसा महसूस कर रहे हो? लक्ष्मण कुछ नहीं बोला। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी, जिससे मुझे बेचैनी होने लगी। चाचा, पिताजी के गले में खराश है, वो बोल नहीं सकते। ये कहकर शंकर ने लक्ष्मण के कंधे को थपथपाया। पिताजी, कुंदन चाचा आपसे मिलने आए हैं। तब जाकर लक्ष्मण ने कोई प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें धीरे धीरे घूमी और आखिरकार मेरी तरफ देखने लगा। दादाजी की मुस्कुराहट जम गई। उन्होंने शंकर से कहा, शंकर, मुझे घर पर कुछ काम है तो मैं अब चलता हूँ। ये कहकर दादाजी ने मुझे बाहर खींच लिया और शंकर भी पीछे पीछे आया। चाचा, खाना खाकर जाइए। नहीं, घर पर सब तैयार है। हालांकि दादाजी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मेरा हाथ पकड़े हुए उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें लगा कि मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, इसलिए जब शंकर की नजर हटी तो उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। मैंने दादाजी के माथे पर पसीना देखा। जब हम घर पहुंचे तो दादाजी ने मुझे नीचे उतारा। तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई भेड़िया पीछे पड़ा था? दादाजी की सांस फूल रही थी। लक्ष्मण का क्या? लक्ष्मण को क्या हुआ? लक्ष्मण शायद अब जिंदा लाश बन चुका है। मेरी दादी कुछ सेकंड के लिए ठिठक गई। उनकी आंखों में डर भर गया। क्या तुमने ठीक से देखा? तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। मैंने गांव के अंधे काका को कहते सुना था कि जिंदा लाशों को जीवित रहने के लिए खून पीना पड़ता है। ये शायद सच है। मैंने उसकी गर्दन पर नीले निशान देखे थे। अब मुझे समझ आया कि शंकर क्यों कह रहा था कि उसकी आवाज खराब हो गई है और वो बोल नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जिंदा लाशें बोल नहीं सकती। अगर वो बोले तो वो जीवित लोगों को घूरने लगेंगी और वो इंसान मर जाएगा। गुरु, अब हम क्या करें? हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस उसके घर से दूर रहो। जैसे ही दादाजी ने अपनी बात पूरी की, हमें आंगन में पड़ोस वाली कमला चाची की आवाज सुनाई दी। चाचा, चाची, अनर्थ हो गया। दादी आंगन की ओर दौड़ी। चाची, क्या हुआ जो आप इतनी जल्दी में हैं? शंकर ने उस बच्चे को मार डाला। वो झील में मरा हुआ मिला। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी गर्दन पर एक गहरा खूनी छेद था। पता नहीं उसे किसने काटकर मार डाला। जब हम झील पर पहुंचे तो बिट्टू का शरीर पानी में फूल गया था। अगर उसे वो कपड़े न पहने होते तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि वो बिट्टू है। शंकर फूट फूट कर रो रहा था। शंकर, जो चला गया वो वापस नहीं आता। भगवान तुम्हें हिम्मत दे। हाँ शंकर, अपनी तबीयत खराब मत करो। गीता अभी तुम्हारे भरोसे है। गीता शंकर की पत्नी है और मैंने सुना है कि वो गर्भवती है और आराम करने के लिए अपने मायके गई हुई है। अगर उसे पता चला कि बिट्टू मर गया है तो उसका दिल टूट जाएगा। मेरी पत्नी गर्भवती है, कृपया इसके बारे में किसी को मत बताना। उसे तब तक मत बताना जब तक वो बच्चे को जन्म न दे दे। गांव वाले मान गए और शंकर से वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएंगे। दादाजी कुछ कदम आगे बढ़े और शंकर ने घबराकर बिट्टू को अपनी बाहों में खींच लिया ताकि दादाजी उसका जख्म न देख सके। शंकर, बिट्टू की इस चोट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शंकर ने हैरानी से ऊपर देखा और दादाजी को घूरने लगा। क्या आप मेरे बेटे के लिए ताबूत बनाना चाहते हैं? ताबूत बनाने में कम से कम आधा महीना लगता है। जब तक आप इसे खत्म करेंगे मेरी पत्नी कब की वापस आ चुकी होगी? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दादाजी ने बस एक सवाल पूछा था, लेकिन शंकर ने उनकी तरफ उंगली उठाकर उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। शंकर, कुंदन चाचा ने बस एक सवाल पूछा था, उन पर गुस्सा मत निकालो। चाचा, शंकर की बातों का बुरा मत मानिए, वो दुखी है। बिट्टू बहुत छोटा है, हम उसका अंतिम संस्कार धूमधाम से नहीं करेंगे, बस एक छोटी कब्र खोद देंगे। शंकर बिट्टू का पिता था और चूंकि उसने ऐसा कहा था तो गांव वाले कुछ नहीं बोल सके।
एक ग्रामीण ने बिट्टू के जख्म को भरने के लिए कुछ जड़ी बूटियां और राख लाई। शंकर ने मुंह सिकोड़ा और उसके पास बिट्टू को उन पर लिटाने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिससे बिट्टू की गर्दन का जख्म सामने आ गया। दादाजी की नजरें उस जख्म पर टिकी थी। ये देखकर शंकर ने जल्दी से बिट्टू को लपेट दिया और गांव के बुजुर्गों को एक लकड़ी का तख्ता मिला। इस पर बच्चे का नाम लिख दो ताकि उसका पुनर्जन्म हो सके, शायद वो फिर से गीता की कोख से ही जन्म ले ले। पेन पकड़ते समय शंकर का हाथ थोड़ा कांप रहा था। वो लकड़ी के तख्ते को गौर से देख रहा था, जैसे उसके पार देखने की कोशिश कर रहा हो। तख्ती लिखने की कोई जल्दी नहीं है, मैं इसे घर ले जाऊंगा और अपने पिता से लिखवाऊंगा, वो बहुत सुंदर लिखते हैं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। सब लोग घर जाओ, मैं बिट्टू के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। गांव वाले चले गए। जिन्हें घर जाना था वो घर चले गए। बुढ़ू चलो भी, वहां क्यों खड़े हो? तुम पहले घर जाओ, मैं बाद में आऊंगा। दादी को घर जाकर खाना बनाने की जल्दी थी, इसलिए वो पहले चली गई। जब शंकर ने देखा कि दादाजी नहीं गए हैं तो उसने कहा, चाचा मैंने अभी जो कुछ कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझसे नाराज ना हो। कोई बात नहीं, बिट्टू की मौत बहुत दर्दनाक थी, ये सब मेरी गलती है, मैंने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। जैसे ही शंकर ने अपनी बात पूरी की, मुझे कई कौवों के कांप कांप की आवाज सुनाई दी, जिससे मेरी रूह कांप गई। दादाजी ने कहा, भाई शंकर, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे बेटे हो, लेकिन तुमने अपने पिता के मामले में एक बड़ी गलती कर दी है। दादाजी के मुंह से लक्ष्मण का नाम सुनते ही शंकर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। मेरे पिता को क्या हुआ? मुझे पता है कि तुम्हारे पिता एक जिंदा लाश बन चुके हैं। वो चीज खतरनाक है, तुम उसे पाल नहीं सकते। उसने बिट्टू को भी मार डाला, अगला नंबर तुम्हारा होगा। शंकर कुछ सेकंड के लिए रुका। बकवास, मेरे पिता ठीक हो गए हैं, वो जिंदा लाश नहीं है, बकवास करना बंद करो। तुम्हारे पिता की गर्दन पर नीले निशान है, क्या तुम ये कहोगे कि तुमने उन्हें नहीं देखा? शंकर ने अपनी मुट्ठियां जोर से खींच ली। मेरी मां बचपन में गुजर गई थी, मेरा बस यही एक सहारा है, भले ही वो जिंदा लाश हो, मैं उसे पालूंगा। दादाजी गुस्से में थे। एक जिंदा लाश बोलती नहीं है, लेकिन अगर वो तुमसे बात करे तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपना शिकार बना लिया है और तब तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। जैसे ही दादाजी ने अपनी बात पूरी की, जंगलों से एक परछाई निकली। वो आकृति करीब आने लगी और दादाजी की भौहें तंग गई। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और शंकर पर चिल्लाए, भागो, तुम्हें वापस आने में इतनी देर क्यों लगी? दादाजी हाँफ रहे थे। बुढ़िया, जल्दी से हमारा कसाई वाला चाकू लाओ और उसे मुख्य दरवाजे पर लटका दो। दादी का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि घर आ जाओ, पर तुम्हें तो बीच में पड़ना ही था। ये कहकर दादी रसोई में कसाई वाला चाकू लेने चली गई। उन्होंने इसे सामने के दरवाजे के बाहर लटका दिया और दरवाजे पर एक ताबीज भी टांग दिया। शंकर शायद बहुत बड़े खतरे में है, मैंने अभी लक्ष्मण को देखा। क्या वो चीज अब बाहर घूम रही है? दादाजी ने सिर हिलाया। नीली पहाड़ी पर जाओ और तांत्रिक बाबा को मदद के लिए बुला ला। मैं जाऊंगी, अगर आप बाहर गए तो शंकर को इस बारे में पता चल जाएगा, हम उसे बता नहीं सकते। दादाजी कुछ नहीं बोले, जिससे उनकी मौन सहमति मान लिया गया। जब वो जिंदा लाश कमजोर थी तो वो चल भी नहीं सकती थी, उसे खिलाया किसने? दादी की आंखें ये कहते ही फटी की फटी रह गई। अफसोस, गीता और उसकी मां शायद पहले ही मारे जा चुके हैं। वो दरिंदा मुर्दे को जिंदा रखने के लिए जीते जाते लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। दादाजी कुछ नहीं बोले, उन्होंने शांति से अपने हुक्के के कुछ कश लिए। अगले दिन शाम को ही दादी तांत्रिक बाबा को लेकर वापस आई। तांत्रिक बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए? वो चीज अब अपने घुटनों के बल चल रही है। तांत्रिक बाबा ने अपनी जेब से एक अभिमंत्रित पोटली निकाली। उस चीज को खत्म करने के लिए हमें पहले उसे बाहर निकालना होगा। आपका मतलब है मुझे ये पोटली लेकर उसे ललचाना होगा? तांत्रिक बाबा ने सिर हिलाया। इस बच्चे को भेजें? नहीं, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन उस चीज को खत्म करने का यही इकलौता तरीका है। क्या मैं जा सकता हूँ? मुन्ना भी बहुत छोटा है। नहीं, उस चीज को इंसानी खून पीना पसंद है। चिंता मत करो, जब तक बच्चे के पास ये पोटली है वो चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दादी अभी चिंतित थी। तो फिर हम उसके साथ चलते हैं, ठीक है? तांत्रिक बाबा ने आह भरी। मैंने वो कह दिया जो मुझे कहना था। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो बेहतर होगा कि आप किसी और को ढूंढ लें। दादी ने परेशान होकर दादाजी की ओर देखा, उनके फैसले का इंतजार करने लगी। दादाजी ने अपना सिर झुका लिया और काफी देर तक कुछ नहीं बोले। मुझे डर नहीं लगता। ये कहना झूठ होगा कि मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अगर तांत्रिक बाबा चले गए तो लक्ष्मण से कोई पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। मत जाओ, हम घर छोड़ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। उस जिंदा लाश ने पहले ही आपके परिवार पर अपनी नजरें टिका दी हैं, अब कोई रास्ता नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो दरवाजे पर जाकर देखो कि क्या वहां भारी पैरों के निशान है। दादी को यकीन नहीं हुआ, वो दरवाजे की ओर दौड़ी और देखा। जब वो वापस आई तो उनका चेहरा पीला था। ये साफ था कि तांत्रिक बाबा सही थे। मुन्ना, जैसे ही तुम्हें लक्ष्मण का साया दिखे, जितनी जल्दी हो सके घर की तरफ भागना। मैंने दादाजी की आंखों में देखा और सिर हिलाया। याद रखना, अगर वो चीज तुम्हारे पीछे आए तो अंधेरे में छिप जाना, वो तुम्हें देख नहीं पाएगा। आज रात चांद बहुत बड़ा था, लेकिन लक्ष्मण का आंगन बहुत अंधेरा लग रहा था। उसके घर की लाइटें भी नहीं जल रही थीं और सन्नाटे से मुझे थोड़ा डर लग रहा था। इसलिए मैंने एक पत्थर उठाया और बर्तनों की तरफ फेंका। मुझे एक खड़खड़ाहट सुनाई दी और बर्तन में एक छेद हो गया, लेकिन अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जब मैं उलझन में था तभी मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं तेजी से घूमा और देखा कि लक्ष्मण अपना मुंह पूरा खोले मेरी तरफ आ रहा था। मैं बुरी तरह डर गया और धप से जमीन पर गिर पड़ा। लक्ष्मण की नजरें मुझ पर टिकी थी। उसके हमेशा भावहीन रहने वाले चेहरे पर अब एक डरावनी मुस्कान थी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर घर की तरफ भागा। मेरा आंगन पहले से ही लाल धागों से ढका हुआ था, जिनमें से हर एक पर घंटियां बंधी थीं। तांत्रिक बाबा ने अपनी जादुई तलवार का इस्तेमाल करके मेरी कमर से पोटली ली और उसे एक लाल धागे से बांध दिया। हम अंदर छिप गए और चाहे हम कुछ भी देखें या सुने, हम बाहर नहीं आ सकते थे। हम दरवाजे की दरार से चिपक गए और देखा कि तांत्रिक बाबा ने लाल धागे पर अपना हाथ रखा है। उन्होंने उसे झटका दिया और धागे पर लगी घंटियां बज उठी। वो बुदबुदाए, बालक यहाँ है, अब काल आएगा। और जैसे ही घंटियां बंद हुई, दरवाजे के बाहर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन सुबह जब दरवाजा खोला, लाल धागों के बीच सिर्फ खून के निशान थे और लक्ष्मण कहीं नहीं था। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे।